हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैं इस समय सेकेंड यूनिट से विभिन्न संगठनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बिम्स्टेक के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सार्क के बारे में बताने जा रहा हूं। 10वां संगठन है आपके सिलेबस में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हम अंग्रेजी में सार्क भी कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि सार्क है क्या, दक्षेस है क्या, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है क्या। इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित करने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान के दिमाग में आता है। जियाउल रहमान, यह कौन होते हैं? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमान के दिमाग में आता है। जियाउल रहमान जब 1977 से 1980 के बीच 1977 से 1980 के बीच एशियाई देशों की यात्रा कर रहे होते हैं। 1977 से 1980 के बीच यह विभिन्न एशियाई क्षेत्रों की, एशियाई देशों की यात्रा करते हैं। और जब विभिन्न एशियाई क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, विभिन्न एशियाई देशों की यात्रा करते हैं, तब इनके दिमाग में एशियाई सहयोग संगठन स्थापित करने का विचार प्रस्तुत होता है। फिर 1983 में हम देखते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा 1983 में इस संगठन का प्रारूप तैयार किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1983 में भारत के दिल्ली में मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दिल्ली में मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दिल्ली मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1983 में दिल्ली में। और इस जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग समिति का गठन होता है। तो इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग समिति का गठन होता है और गठन करने के पश्चात एक एकीकृत योजना बनाई जाती है और इसी एकीकृत योजना को हम प्रारूप कहते हैं। यानी कि अर्थात कहने का आशय यह है कि इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो दस्तावेज होता है, जो प्रारूप होता है, वह 1983 में तैयार किया जाता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, एक कमेटी में। वह कमेटी कौन सी होती है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग समिति होती है। और इसी समिति के द्वारा एक योजना बनाकर प्रारूप तैयार किया जाता है और इस प्रारूप को विभिन्न देशों के मध्य बांटा जाता है। जो देश होते हैं, उन देशों के बीच बांटा जाता है और इसके पश्चात एक संगठन बनाने पर सहमति बनती है। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समिति होती है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समिति, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समिति होती है, इस समिति के विभिन्न देश सदस्य होते हैं। कौन कौन देश सदस्य होते हैं? जैसे बांग्लादेश होता है, भूटान होता है, भारत होता है, नेपाल होता है, पाकिस्तान होता है और श्रीलंका होते हैं। ये जो 7 देश होते हैं, यह 7 देश इस समिति के सदस्य होते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य होते हैं। जब समिति के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है, तो इसी समिति के अनुशंसा पर 8 दिसंबर 1985 को ढाका में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। और 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की घोषणा कर दी जाती है, यानी कि इसको बनाने की घोषणा कर दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दक्षेस या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होता है। यानी कि औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को।
और इसके विभिन्न देश सदस्य होते हैं, जैसे बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। और वर्ष 2007 को अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस सम्मेलन में सर्वसम्मत से अफगानिस्तान को सदस्य बनाने पर सहमति होती है। तो 14वां शिखर सम्मेलन 2007 को अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से सार्क देशों में 8 देश सदस्य हो जाते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो दक्षेश में 8 देश सदस्य हैं। तो जो सार्क की स्थापना की जाती है, यह सहयोग के लिए की जाती है। विभिन्न देशों के मध्य सहयोग करने के उद्देश्य ही सार्क की स्थापना की जाती है। इस सहयोग के विभिन्न बिंदु होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कृषि, संचार, संस्कृति एवं खेल, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण एवं बाल विज्ञान, अवैध मादक पदार्थ व्यापार, औषधि दुरुपयोग पर रोक, ग्रामीण विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विज्ञान, परिवहन एवं महिला विकास। यह सहयोग के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और सार्क देशों के मध्य यह सहमति बनाई जाती है, यह सहमति बनती है कि सारे देश मिलकर इन विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आइए इसके उद्देश्य को देखते हैं। सार्क के उद्देश्य क्या है? सार्क की स्थापना तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की जाती है। इसके विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे पहला उद्देश्य होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर को सुधारना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता का कल्याण करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। दूसरा उद्देश्य होता है विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास करना और एक दूसरे का इन क्षेत्रों में सहयोग करना। तीसरा उद्देश्य होता है सदस्य देशों के सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पारस्परिक सहायता में तेजी लाना, यानी कि सभी देश मिलकर विज्ञान और तकनीकी में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पांचवा उद्देश्य है सभी सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग को मजबूत करना। और छठा उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग स्थापित करना। जो विभिन्न विकासशील देश हैं, इसके अलावा इन 8 देशों के अलावा जो विभिन्न विकासशील देश हैं, उन सभी विकासशील देशों के साथ सहयोग स्थापित करना। तो इस तरह से विभिन्न उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की जाती है। और सार्क के 8 सदस्य के अलावा इसके कुछ पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। पर्यवेक्षक सदस्य कौन है या पर्यवेक्षक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ में विभिन्न देश हैं, 27 देश है। तो यूरोपीय संघ को भी पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ईरान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये जो विभिन्न देश हैं, यह 9 देश जो हैं, यह पर्यवेक्षक देश हैं, सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं। आइए हम सार्क की संरचना को देखते हैं कि सार्क की संरचना कैसी है, इसमें संस्थाएं कौन कौन सी है। इसकी पहली संरचना है या पहला अंग है शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। जैसा कि प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होता है, यह विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। जितने भी देश सदस्य होते हैं, सभी सदस्य देशों में बारी बारी से राष्ट्राध्यक्षों की या सभी देशों में बारी बारी से शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जैसे इसका पहला शिखर सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होता है। वहीं 14वां शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में वर्ष 2007 में होता है। तो इस तरह से समय समय पर विभिन्न शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद। इस जो मंत्रिपरिषद सम्मेलन होता है, इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री होते हैं। यह विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। 6 महीने में एक बार विदेश मंत्रियों की बैठक होती रहती है और इसका प्रावधान सार्क के चार्टर अनुच्छेद 4 में दिया गया है। इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 4 में सार्क का एक चार्टर तैयार किया गया, जो वर्ष 2002 में लागू किया जाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा है अस्थायी समिति। यह अनुच्छेद 5 में दिया गया है। सार्क के
अनुच्छेद सार के चार्टर अनुच्छेद 5 सार के चार्टर के अनुच्छेद 5 में अस्थायी समिति के बारे में वर्णन किया गया है। इस अस्थायी समिति में सदस्य देशों के सचिव होते हैं। इस अस्थायी समिति में सचिव होते हैं और सचिव स्तर की यह बैठक होती है, सचिव स्तर की कमेटी होती है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। यह विभिन्न मुद्दों पर कार्य करता है, जैसे कि सहयोग के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना और समन्वय संबंधी कार्य करना। यह विभिन्न कार्य करता है। और जो इसकी बैठक होती है, अस्थायी समिति की जो बैठक होती है, वह मंत्री परिषद के समिति से पहले होती है, क्योंकि अस्थायी समिति जो भी रिपोर्ट तैयार करती है, जो भी प्रतिवेदन तैयार करती है, वह किसको देती है? मंत्री परिषद को देती है। और मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं, जो विदेश मंत्री होते हैं, यह अपनी रिपोर्ट को शासनाध्यक्षों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से पहला है शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, जो समय समय पर होता रहता है। मंत्री परिषद सम्मेलन यह वर्ष में 6 महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। अस्थायी समिति, इसकी बैठक भी प्रतिवर्ष होती है और यह रिपोर्ट अपनी मंत्रिपरिषद को देते हैं। चौथा है तकनीकी समितियां। तकनीकी समिति का प्रावधान सार के चार्टर के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में तकनीकी समितियों का वर्णन किया गया है, तकनीकी समितियों का प्रावधान किया गया है। इस तकनीकी समिति में विभिन्न प्राविधिक अधिकारी होते हैं, तकनीकी अधिकारी होते हैं, और इनका कार्य अपने अपने देश के कार्यक्रमों को संचालित करना होता है, अपने देश में कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना होता है, समन्वय करना होता है और पर्यवेक्षण करना होता है, जो तकनीकी अधिकारी होते हैं। और इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि होते हैं, जितने सदस्य देश होते हैं, सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। पांचवा है सचिवालय। जैसा कि सार का जो सचिवालय है वह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई है। सचिवालय की स्थापना नेपाल के काठमांडू में 1987 में की जाती है। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है उसको हम महासचिव कहते हैं। मुख्य अधिकारी जो होता है उसको महासचिव कहते हैं और इसका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इस सचिवालय के महासचिव का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है और बारी बारी से सभी देशों को यह पद प्राप्त होता है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार बारी बारी से सभी देशों को महासचिव का पद प्राप्त होता रहता है। और यह जो सचिवालय होता है यह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करता है, यह विभिन्न देशों के मध्य समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और सार के विभिन्न अंगों की बैठकों की व्यवस्था करता है और सार के विभिन्न अंगों की जो बैठक होती है उस बैठकों की यह व्यवस्था करता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है। सचिवालय का कार्य क्या होता है? व्यवस्था करना, विभिन्न अंगों की व्यवस्था करना, बैठकों की व्यवस्था करना और रिपोर्ट तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना इत्यादि विभिन्न कार्य होते हैं सचिवालय के। तो सचिवालय के द्वारा किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह महासचिव होता है, जिसका निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है और बारी बारी से सभी देशों को यह प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और जो सार का अध्यक्ष होता है वह वही होता है जहां पर सार की बैठक आयोजित की जाती है, जहां पर सार का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वही देश सार का अध्यक्ष होता है। यानी कि वह अंतिम सम्मेलन तक सार का अध्यक्ष होता है। सार की अध्यक्षता विभिन्न देशों के द्वारा की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें 8 देश हैं, 8 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। तो सार की बैठक जिन देशों में होती है वही देश उसका अध्यक्ष हो जाता है। जैसे कि भारत में होती है तो भारत अध्यक्षता करता है, पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान अध्यक्षता करता है, नेपाल में होती है तो नेपाल अध्यक्षता करता है। इस तरह से सार की बैठक जिस देश में होती है वही देश उसका अध्यक्ष होता है। सार का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है वह समय समय पर आयोजित किया जाता है और अब तक सार का 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। जो 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव था 2016 में था। कहां? पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में वर्ष 2016 में किया जा रहा था, परंतु भारत ने इसका विरोध कर दिया। 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में 15 से 16 नवंबर 2016 को
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित किया जा रहा था, परंतु भारत ने इसका विरोध कर दिया। भारत ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि भारत में उड़ी में आतंकवादी हमला होता है और यह जो आतंकवादी हमला किया गया था यह पाकिस्तान के द्वारा ही समर्थित था। तो नवंबर 2016 में जो पाकिस्तान में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, इस शिखर सम्मेलन का भारत के द्वारा विरोध किया गया। और जब भारत ने इस शिखर सम्मेलन का विरोध किया और हिस्सेदारी न लेने का निर्णय किया, तो धीरे धीरे सभी देश, जितने देश होते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने भी देश होते हैं, सभी देशों ने इस 19वां सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इस तरह से सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की जाती है। इसके सदस्य होते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। पर्यवेक्षक देश होते हैं, पर्यवेक्षक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके सहयोग के विभिन्न क्षेत्र हैं, कृषि, संचार, संस्कृति एवं खेल, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, परिवहन, मादक द्रव्य निषेध, आतंकवाद, विभिन्न क्षेत्र हैं इसके। और विभिन्न क्षेत्रों में ये सारे देश आपस में मिलकर सहयोग करते रहते हैं। विभिन्न संस्थाएं हैं। पहली संस्था है शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, दूसरा है मंत्रिपरिषद सम्मेलन, तीसरा है अस्थायी समिति, चौथा है तकनीकी समितियां और पांचवा है सचिवालय। और अभी तक इसके 18 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 19वां शिखर सम्मेलन का सभी देशों ने 19वां शिखर सम्मेलन जो कि पाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा था, उसका सभी देशों के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है और 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका। आइए देखते हैं कि सार्क में भारत का क्या रोल है। रोल ऑफ इंडिया, रोल ऑफ इंडिया, रोल ऑफ इंडिया इन सार्क। भारत का क्या योगदान है या सार्क में भारत की भूमिका क्या है? जैसा कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की जाती है, बांग्लादेश के ढाका में की जाती है। और इसका श्रेय किसको जाता है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान को जाता है, जो 1977 से लेकर 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान। और जियाउर रहमान को दक्षेश का जनक कहा जाता है, इस कोऑपरेशन का जनक कहा जाता है। और जब 1985 में सार्क की स्थापना की जाती है, तभी से भारत इसका सदस्य है, भारत इसका संस्थापक देश है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये संस्थापक देश हैं, यह संस्थापक सदस्य हैं। और अफगानिस्तान 2007 में शामिल किया जाता है। और भारत इसके हर शिखर सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। जब जब शिखर सम्मेलन होता है सार्क का, उसमें भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और सार्क के हर शिखर सम्मेलन में भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है। हम देखते हैं कि नवंबर 2016 में जो सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तो भारत ने पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने का विरोध किया। इसके पीछे कारण क्या था कि पाकिस्तान ने 2016 में भारत के उड़ी में हमला किया था, उड़ी में आतंकवादी हमला किया था, जिसमें कि हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। और भारत इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को मानता है, क्योंकि यह हमला जो किया गया था, उड़ी हमला जो किया गया था, वह पाकिस्तान समर्थित था। इसलिए भारत पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। वह यह नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में सार्क का सम्मेलन आयोजित किया जाए। तो भारत इसका विरोध करने लगा। और जब भारत विरोध करने लगा, भारत इसमें हिस्सेदारी नहीं करना चाहता था, तो भारत की देखा देखी नेपाल भी विरोध करने लगा, क्योंकि नेपाल भी आतंकवाद के विरुद्ध था। इसी तरह से भूटान, बांग्लादेश भी विरोध करने लगा। यानी कि धीरे धीरे सब देश, श्रीलंका भी विरोध करने लगा। धीरे धीरे सभी देश इस 19वां शिखर सम्मेलन का विरोध करने लगते हैं। और फिर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 19वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाना था, उसको रद्द कर दिया गया। और तब से 2016 से अभी तक सार्क का शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत सार्क देशों में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, एक नेता के, एक लीडर के रूप में उभरा है। तो भारत के इस निर्णय से स्पष्ट होता है
कि सार्क देशों के बीच भारत की स्थिति मजबूत हुई है और भारत सार्क देशों का नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है और भारत सार्क में विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जैसे हम देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भारत सार्क में न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सार्क में जितने भी देश हैं सबसे बड़ा है। जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। इन सब से भारत क्या है? बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बड़ा है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने के साथ साथ यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बड़ा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बड़ा है। यह पूरे सार्क देशों का करीब 70% व्यापार भारत के द्वारा किया जाता है। भारत के द्वारा किया जाता है, यानी कि सार्क देश जितने भी हैं, जितने 7 देश हैं, उन 7 देशों का जितना व्यापार होता है, जितना सार्क देशों का व्यापार होता है, उनका 70% व्यापार भारत अकेले करता है। इसका व्यापार कितना है? 15 बिलियन है। इसका व्यापार 15 बिलियन है। पूरे सार्क देशों में सबसे अधिक व्यापार किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा किया जाता है। और भारत सार्क देशों के साथ आयात और निर्यात भी करता है। सबसे ज्यादा वह निर्यात करता है और सबसे कम आयात करता है। तो हम देखते हैं कि इस संगठन में भारत का सबसे ज्यादा व्यापार बांग्लादेश से होता है, श्रीलंका और नेपाल के साथ होता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ होता है। वहीं भूटान का 50% व्यापार भारत के साथ होता है। भारत के साथ अकेले होता है। भूटान का 50% व्यापार भारत के साथ अकेले होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्क देश आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है? भारत के ऊपर निर्भर है। पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है? भारत के ऊपर निर्भर है। क्योंकि इन सभी देशों में भारत की इकोनॉमी सबसे बड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन सभी देशों से भारत की भूमिका, इन सभी देशों की अपेक्षा भारत की इकोनॉमी सबसे अधिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत आयात और निर्यात के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान वह करता है सार्क देशों के मध्य। अब हम देखते हैं दूसरा, सहयोग के मामले में। दूसरा, भारत सबका सहयोग करता है। भारत सबका सहयोग करता है, सभी देशों का सहयोग करता है, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, सभी देशों को वह सहयोग करता रहता है। और वह सभी देशों का विकास भी करता रहता है। विकास के लिए चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, वह विभिन्न परियोजनाओं को संचालित भी कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में भारत कार्य कर रहा है। भारत भूटान का साथ दे रहा है और भूटान भारत से और अधिक उम्मीद रखता है। भूटान भारत से और अधिक उम्मीद रखता है और अधिक अपेक्षा रखता है कि भारत भूटान की मदद करता रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत श्रीलंका में भी विभिन्न प्रकार के सहयोग करता रहता है और श्रीलंका में विभिन्न परियोजनाओं को लागू करता रहता है। श्रीलंका भी भारत से सहायता की उम्मीद करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी भारत के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं लागू की गई हैं, विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत अफगानिस्तान हो या भूटान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सभी मामलों में वह सहयोग करता रहता है, चाहे वह तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, पर्यटन हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, विभिन्न क्षेत्रों में वह कार्य कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तीसरा हम देखते हैं कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी सार्क भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। सार्क भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सीमाएं सार्क देशों से मिलती है। सार्क देशों के, इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, इसकी सीमा नेपाल से मिलती है, इसकी सीमा भूटान से मिलती है, इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। तो भारत की 4 देशों से सीमा लगती है। ऐसे में जब भारत की सीमाएं 4 देशों से लगती हैं
तो भारत विभिन्न देशों से, इन सभी पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाकर अपनी सीमा को सुरक्षित कर सकता है या सुरक्षित किया जा सकता है। सीमा को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? पड़ोसी देशों से मित्रता स्थापित करके, पड़ोसी देशों का सहयोग करके हम अपनी सीमा को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच मित्रवत संबंध है और बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं। नेपाल को भी ले सकते हैं, नेपाल और भारत के बीच जो सीमा लगती है वह भी सुरक्षित है क्योंकि नेपाल और भारत के बीच मित्रवत संबंध है। भूटान को भी ले सकते हैं, भूटान भी भारत का मित्र है, तो भूटान और भारत के बीच जो सीमाएं हैं वह भी सीमाएं सुरक्षित होती हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वह इसका अपवाद है। पाकिस्तान और भारत की सीमाएं लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोध करता रहता है, वह सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देता रहता है, भारत में आतंकवादियों को भेजकर विभिन्न हमले करवाता रहता है, भारत में वह अशांति उत्पन्न करता रहता है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को वह विखंडित करता रहता है, वह भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता है। यही कारण है कि सार्क देश के बीच सहमति नहीं बन पाती है क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें एक नकारात्मक भूमिका निभाता है। सार्क देशों में पाकिस्तान नकारात्मक भूमिका निभाता है, इसलिए सार्क के उद्देश्यों को और कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा सका है और सार्क अपने उद्देश्यों में सफल भी नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे केवल एक कारण क्या है? पाकिस्तान, आतंकवाद के। वहीं हम देख सकते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यह आतंकवाद के विरुद्ध हैं और यह हमेशा आतंकवादी समस्याओं पर, यह हमेशा आतंकवाद के ऊपर भारत का सहयोग करते रहते हैं, भारत का समर्थन करते रहते हैं, जिससे इन देशों की तरफ से भारत को कोई नुकसान नहीं है, भारत को कोई खतरा नहीं है। इन देशों की तरफ से भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता सुरक्षित है, परंतु पाकिस्तान की तरफ से भारत को हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव की स्थिति उत्पन्न रहती है, हमेशा तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में बताया। इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, सदस्य देश कौन से हैं, पर्यवेक्षक देश कौन से हैं, इसके सहयोग के मुख्य क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी संस्थाएं क्या हैं और सार्क में भारत की क्या भूमिका है, इन विभिन्न बातों से आपको अवगत कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संघाई सहयोग संगठन के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।